स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा वीडियो है वो इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसमें हमारे अगला वीडियो है। अभी तक जो 2 वीडियो हमने बनाए उसमें क्या था कि एक था ऐतिहासिक काल के बारे में, हम लोगों ने देखा था कि एक तो ऐसा इतिहास था जिसके बारे में ना ही कोई स्रोत मिलते हैं ना ही कोई साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो वो इतिहास में कुछ था ही नहीं, वहां पे लोग ना पढ़ने लिखना जानते थे, बस जानवर और इंसान बराबर थे नॉर्मली तरीके से। फिर आता है एक आद्य ऐतिहासिक काल। उसमें क्या होता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में कि उस वहां पर लोग जानते तो हैं, लिखना जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है उस लिपि को हम नहीं जानते हैं। तो उसके अंतर्गत आती है कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोगों ने अच्छे से देखा। इसके बाद जैसे ही उन लोगों का लिखना पढ़ना हम लोग जान पाए कि उन्होंने क्या लिखा है, ये जैसे ही हम लोग जानने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो आज जो हमारा वीडियो है ऐतिहासिक काल की शुरुआत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ऐतिहासिक काल की शुरुआत पढ़ेंगे। अब किसने क्या लिखा, किस शब्द में लिखा, किस धातु में लिखा, कहां पर लिखा, उन्हीं के बारे में पढ़ते हुए आज हमारा जो वीडियो है आज हमारा कंप्लीट होगा। और विदेशी यात्रियों ने क्या लिखा, साहित्यिक स्रोत वगैरह, आज हम उनके बारे में सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक पहले तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत और तीसरे होते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, अब जो पहला है हमारा वो कौन सा, पुरातात्विक स्रोत। अब जो इसमें होता क्या है कि मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां और चित्रकला आदि इन चीजों के माध्यम से हम देख पाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था और कैसे लिखा था। चलिए हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, मतलब पत्थर की शिलाओं, पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं में, स्तंभ लेख, ताम्र पत्रों में, दीवारों में तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। ठीक है, जो अभिलेख मिले हुए मुख्यतः कैसे हैं, पाषाण शिलाएं में मिली हैं, स्तंभों में लिखवाया है। चलिए उनके बारे में जो थोड़ा फैक्ट है वो देख लेते हैं कि विश्व का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख है, ये कहाँ मिला है, फारस में मिला है। विश्व का प्राचीनतम अभिलेख है ये, कहाँ मिला है, फारस में। फारस मतलब वर्तमान का जो हमारा एक देश है ईरान। ठीक है, वहां पर ये मिला हुआ है। ईरान तो अभी लोग आप सभी लोग जानते होंगे, जो महिलाओं ने इस समय काफी ज्यादा उग्र हो गई वहां पर, और एक बहुत मूवमेंट जो चल रहा है, आप लोगों ने न्यूज में रहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, वहीं पर ही मिला था। और इसका समय काल क्या है, 1400 ईसा पूर्व, मतलब कम से कम 3400 वर्ष पूर्व। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ईसा पूर्व मतलब है कि ईसवी से पहले, तो 1400 ईसा पूर्व पर मतलब ये बोगज कोई अभिलेख है जो मिला हुआ है। इसमें लिपि कौन सी है, इसमें खरोष्ठी लिपि है। और इसमें उल्लेख जिन देवताओं का मिला है, कौन कौन देवता है, इंद्र देवता, वरुण देवता और मित्र देवता। मुख्यतः ये जो अभिलेख में होते हैं इससे हमें होता क्या है, उस समय का समय काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो उस समय के जो देवता प्रमुख थे वो कौन से थे, इंद्र देवता, वरुण देवता और मित्र देवता जो थे ये वहां पर पहले से थे। ठीक है, अब भारत में प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं जो किसके हैं, वो सम्राट अशोक के हैं। मौर्य वंश का जो एक महान सम्राट हुआ है अशोक। ठीक है, अशोक महान, आप लोगों ने सीरियल वगैरह भी देखे होंगे, बहुत नाम सुना होगा, हर कोई जानता होगा। अब इनके अभिलेखों को पहली बार पढ़ा है किसने, जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पहली बार इनको अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक महानतम शासक था। जब ये अशोक का समय आएगा तब इनको अशोक के बारे में देखेंगे, बल्कि महान शासक तो था। अब आप ये मान के चलिए कि पर्यावरण के बारे में, जो कि अब जाके 1990 के बाद जाके लोग सचेत हुए हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसके बारे में अशोक ने लिखवाया है पर्यावरण का संरक्षण के लिए। अब आप समझ लीजिए कि इतनी दूर की सोचने वाला महान शासक तो होगा ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सिक्के देख लेते हैं। अभी हमने अभिलेख देखे, अब चलिए अभिलेख हमने देखे हैं, तो हम पहले अभिलेखों को देख लेते हैं। ये देखिए, ये बोगज कोई अभिलेख के बारे में हमने गूगल में सर्च किया तो ये गूगल में बोगज कोई अभिलेख का चित्र मिलता है। अब ये जो लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरह की कुछ पत्थर की शिलाएं हैं, उन्हीं पर लिखा हुआ है। एक ये लिखा हुआ देखिए, हर्षनाथ मंदिर सीकर, ये अभिलेख ही है, मतलब पत्थर पर लिखवाना ही अभिलेख, मतलब पत्थर पर जिस तरह से लिखवा दिया उन्होंने, ये अभिलेख हो गया। ठीक है, और ये देखिए एक महल के अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये भी एक अभिलेख है। पत्थर की दीवार है उस पर ही लिखा हुआ है, तो ये भी एक अभिलेख हो गया। इसके समय अभी बाद में आएगा, तब हम देखेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं, अभिलेख हो गए हमारे। अब आते हैं सिक्के। प्राचीनतम सिक्के जो मिले हैं भैया वो सोने की धातु के भी मिले हैं, चांदी के भी मिले हैं, तांबा, कांस और सीसा के भी मिले हैं। सीसा, हाँ, सीसा के भी सिक्के मिले हुए हैं। जो सातवाहन जो राजा हुए हैं उन्होंने सीसा के सिक्के बनवाए थे। ठीक है, प्राचीनतम आहत सिक्के जो हैं वो पंचमार्क सिक्के हैं। आहत सिक्के मतलब क्या है कि जो धातु होती है, धातु पे उन्होंने मोहर लगा दी, ठोक दिया, जैसे कि अभी भी जो मोहर वगैरह लगती हैं, अब तो ऐसा है कि वैसे हो गई है, नहीं तो पहले ठप्पा लगा देते थे। हाँ वही आहत ही, मतलब जैसे चोट पहुंचाना, तो मतलब वही होता है, आहत होता है। तो पंचमार्क सिक्के मिले, वो कब के हैं, 500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, अब सभी लोग भैया सोना गोल्ड, इसके तो भैया सबसे महंगा है। तो अब उनके सिक्के देख लेते हैं कब कब चले हैं। तो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जो चले हैं वो हिंद यूनानी जो राजा जो वंश चला है भारत में, उन्होंने चलवाए हैं। ठीक है,
शुद्ध सोने के सिक्के जो कुषाण वंश का एक राजा हुआ है, कनिष्क राजा हुआ है, उसने चलवाए थे शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, ये क्वेश्चन में आते हैं, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वही आपको थोड़ा थोड़ा देखते चलना है, याद करते चलना है बस। सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं कब? गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यूं ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं बोलते रहे हैं, बहुत सोना हुआ है हमारे यहाँ, सिक्के सोने के चलते रहे भैया। हाँ, मुस्लिम काल में सोने के सिक्के जो चले हैं वो मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाए हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते थे? दिरहम बोलते थे। जो मुस्लिम काल में सोने के सिक्के चलते थे उनको हम बोलते थे दिरहम, और वो चलवाए थे किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, अब ये सिक्के हो गए। अब हम क्या देखते हैं भैया? मूर्तियां देख लेते हैं। तो भारत में मूर्तियों की शुरुआत किसने करवाई है? जो वही कुषाण वंश का राजा था, कनिष्क जो राजा था, उसने वो चलवाए थे, मूर्तियों की शुरुआत हुई थी। भारत में पहली मूर्ति किसकी मिली है? गौतम बुद्ध की। ठीक है, भारत में जो पहली मूर्ति मिली है वो गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली है। और भारत में मूर्ति कला की दो शैलियां मिली हैं। कौन कौन? गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली कैसी थी? ये ईरानी शैली थी। कहां से? वही फारसी, फारस, ईरान, ईरानी, वही सब एक ही है। तो गांधार शैली ईरानी शैली थी, और मथुरा शैली जो थी वो स्वदेशी शैली थी, वो हमारे भारत पे ही विकसित हुई थी, उसका विकास भारत में ही हुआ था। ठीक, तो ये कुछ मूर्तियों के बारे में हो गया। अब हम देख लेते हैं भवन एवं स्मारक। अब ये क्या होते हैं? भारत में सर्वप्रथम भवन गुप्त काल में बने हैं। भारत का सबसे पुराना मंदिर जो है वो हमारा दशावतार मंदिर है। कहां पर है ये? देवगढ़, ललितपुर, झांसी में। ठीक है, अब तो अलग जिला हो गया, पहले झांसी में जाता था। तो देवगढ़, ललितपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश। अब मैं इसकी फोटो दिखा देता हूँ। ये देवगढ़, ललितपुर, झांसी का ये दशावतार मंदिर, ये देखिए। सॉरी, ज्यादा जूम हो गया। अरे, और ये देखिए, ये जो मंदिर है ये है आपका, ये है आपका जो देवगढ़, ललितपुर, जहां से बना हुआ, ये विश्व मतलब भारत का प्राचीनतम मंदिर है ये वाला। ठीक है, तो ये इस तरह का था। मतलब आपको याद करना है बस, चाहे फोटो देख के करिए चाहे जैसे करिए। देखिए, 6वीं सदी ईसा पूर्व में स्तूप बनवाए जाते थे। स्तूप जो होते थे वो कैसे होते थे? मतलब गुम्बद आकार के, नीचे से कुछ कर दिया, ऊपर से एकदम गोल, मतलब चारों तरफ से गोल, ऐसा, उनको स्तूप बोलते थे। जैसे गौतम बुद्ध के समय पर जो बने हैं वो सारे स्तूप ही बने हैं। ठीक है, अब मंदिर निर्माण की दो शैलियां थी। मूर्ति जो निर्माण की शैलियां थी वो कौन कौन सी थी? गांधार शैली और मथुरा शैली। लेकिन मंदिर निर्माण की शैलियां कौन सी थी? वो भी थी नागर शैली और द्रविड़ शैली। अब नागर शैली कैसे कहां पर पाई गई? ये उत्तर भारत में पाई गई है, और जो द्रविड़ शैली जो कहां पर थी वो दक्षिण भारत में पाई गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत। ये तो जो थे ये हमारे पुरातात्विक स्रोत थे, जैसे कि मूर्तियां हो गई, भवन हो गए, इसके अलावा अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, ये सब पुरातत्व की जब खुदाई हुई तब मिले हैं। नॉर्मली जो है ये मिट्टी के अंदर से मिले, लेकिन साहित्यिक स्रोत है। ये कैसे होते हैं? ये भैया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। दो प्रकार के साहित्य वो मिलते हैं हमें, जो स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो धार्मिक साहित्य भैया सब लोग जानते हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में यही तो देखते हैं कि उस समय पर जो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, जिनके बारे में हम सब लोग रामायण सब लोग जानते हैं भैया। तो उस समय का समय काल कैसा था वही हम देखते हैं कि उन्होंने जो रामचंद्र जी के पिताजी थे, उन्होंने एक बार मतलब उन्होंने कहा भी नहीं, उनकी माता जी ने बोल दिया कि आपके पिता ने ये कहा है, तो 14 साल का वनवास पे वो चले गए। इतनी वो बात मानते थे। ये उस समय का समय काल दिखा रहे हैं कि उस समय पर पिता की बात का इतना ज्यादा महत्व होता था। वर्तमान समय में आप सब लोग देखते ही हैं। तो वही चीजें हैं, मतलब उस समय के समय काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य क्या होते हैं? जो धर्म के एक तरह से बाहर के साहित्य होते हैं, मतलब उन साहित्यों में धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है नॉर्मली। इनमें क्या थी भैया? बौद्ध एवं जैन साहित्य जो है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र, भैया कौन नहीं जानता उसे, चाणक्य को। तो उसका अर्थशास्त्र, चरक की चरक संहिता, जिसमें नॉर्मली वैधगिरी बताई गई, मतलब जो चरक भारत का प्रथम प्रातर भी आप बोल सकते हैं, तो उसकी जो चरक संहिता वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विदेशियों का विवरण। ये तीन ही चीजें हैं जिनके माध्यम से हमें ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है नॉर्मली। कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के विवरण। तो दो हमने अभी तक देख ली, साहित्यिक स्रोत भी देख ली और पुरातात्विक स्रोत भी देख ली। अब हम देख लेते हैं विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण में क्या है कि देखिए, यूनानी लेखक अब विदेशी हैं, तो भारत के बाहर के जो भी लोग आए, जो उन्होंने जो कुछ लिखा, तो उसमें किसने भारत के बारे में क्या लिखा? तो नॉर्मली यही होता है कि यूनानी लेखकों ने सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया। तो मेगास्थनीज कौन नहीं जानता, की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कभी ना कभी कभार पेपर में आ ही जाता है कहीं ना कहीं तरीके से। ठीक है, तो याद रखना है आपको। हेरोडोटस, इसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। इसमें भारत और फारस से व्यापार के बारे में लिखा हुआ है कि भारत और फारस से व्यापार कैसे होता था, किन किन धातुओं का व्यापार होता था, ये चीजें हिस्टोरिका में लिखी हुई हैं। जो एक टॉलमी थे यूनानी लेखक, जिन्हें फादर ऑफ भूगोल भी बोलते हैं, तो इन्होंने जियोग्राफी लिखी। इसमें क्या है? भारतीय बंदरगाह से आयात निर्यात के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, एक और यूनानी लेखक हुए प्लिनी।
पिलनी, जो भी आप उच्चारण उसका वो करें, तो उनकी पुस्तक थी नेचुरल हिस्टोरी का। इसमें भारत और इटली के बारे में, इटली के व्यापार के बारे में लिखा हुआ है कि किन किन धातुओं का व्यापार होता था, कहाँ से व्यापार होता था, कहाँ से रोड थी, समुद्र से आते थे, या फिर जो कुछ भी है वो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। चीनी यात्री भैया फायान का 4 या 5 से तो हम लोग सुन ही रहे हैं इनका नाम, फायान ह्वेनसांग। कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में कि फायान कब आया, ह्वेनसांग कब आया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। फायान सबसे पहले आता है, भैया फायान मतलब फास्ट था तो वो पहले आ गया इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। तो फायान कब आया, 399 ईस्वी में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया। उस समय भारत के जो राजा कौन थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और फायन 15 वर्षों तक रहता है और यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी करता है, पढ़ता लिखता है, वही सब। ह्वेनसांग, इनका भी काम वही है। 629 ईस्वी में आते हैं, कब आते हैं, हर्षवर्धन के समय में आते हैं। इसने सीयू की पुस्तक लिखी है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की, इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। तीसरे आए चीनी यात्री कौन, इत्सिंग, ये कब आए, 7वीं सदी में भारत आए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं अरबी यात्री। अरबी यात्री कौन कौन आए, जो सबसे पहले आया, जैसे अल बरूनी आया, अल बरूनी, इसने पुस्तक की तहकीक ए हिंद, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। दूसरे हुए सुलेमान, ये 9वीं सदी में आए थे। और तीसरे हुए अल मसूदी, बगदाद के यात्री था ये, और ये 10वीं सदी में आए थे। और भी बहुत सारे आए थे, बहुत सारे देशों से आए हैं, भारत से आए हैं, मतलब वही ईरान से आए हैं। तो इस तरह से ये सब विदेशियों के बारे में, विदेशियों ने भारत के बारे में जो कहा उसकी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत जो मिले उनसे हमें ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी मिलती है, और यहीं से अब हमारा ऐतिहासिक समय शुरू हो जाता है। अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे तो वो कौन सा पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर इसके बाद में राजाओं का समय आने लगता है कि कौन भारत के राजा हुए, कौन कब आए, किसने क्या हुआ, किसके पुत्र कब हुए। तो वो उसमें हम नॉर्मली कुछ बनाएंगे चार्ट, ऊपर राजा के नाम, नीचे उनके अगले राजा उनका समय काल, बस उनकी स्टोरी देखते चलेंगे बस। बाकी कोई ज्यादा फैक्ट याद हमें नहीं करना है। तो बस इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, और अगर यहां तक वीडियो देखा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।